गाइस, आज हम अपने न्यूज़ रूम न्यूज़ अड्डा 47 पर मौजूद है, जो कि आपको पहले से वीडियो मिल चुकी थी कि हम पॉडकास्ट आज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज का जो पॉडकास्ट का मेन टॉपिक है वो है हरियाणा में जो इलेक्शन होने वाले हैं 5 अक्टूबर को। मेरे साथ आज मेहमान हैं चाँद साहब, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पॉलिटिकल साइंस के पूर्व छात्र रहे हैं और ये पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव रहे हैं यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत आपका, आपने जो अपने चैनल पर आमंत्रित किया उसके लिए आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। सबसे पहले हम चलते हैं कि जो हरियाणा में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो क्या बीजेपी रिटर्न कर पाएगी या नहीं, आपका क्या नज़रिया है? सबसे पहले मैं बता दूं, हरियाणा का मतलब क्या है, ये मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि पर थोड़ा ले जाऊंगा। हरियाणा का मतलब है एक तरह से ईश्वर का निवास होना, और हरियाणा का मतलब एक दूसरा ये भी है, ग्रीनलैंड कहा जाता है। ग्रीन रिवोल्यूशन की बात हो, हरित क्रांति की बात हो, वो हरियाणा में उसकी शुरुआत हुई थी। आपका जो क्वेश्चन है कि बीजेपी रिटर्न रहेगी या बीजेपी एग्जिट हो जाएगी सत्ता से, इस पर क्लियर नहीं कह सकते कि बीजेपी रिटर्न रहेगी कि एग्जिट हो जाएगी। अगर इसको हम देखा जाए कि 1 साल पहले हरियाणा में मुख्यमंत्री चेंज करा था बीजेपी ने, वो इसलिए करा था कि बीजेपी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उस एंटी इनकम्बेंसी को कम किया जा सके। लेकिन हरियाणा में कई फैक्टर हैं जनता के बीच में। एक पहला एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरा बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, तीसरा किसान का बहुत बड़ा मुद्दा है, चौथा जो रेसलर जो भी थे जिन्होंने मूवमेंट किया दिल्ली के अंदर, वो मूवमेंट में जो एक खास कम्युनिटी से वो बिलोंग करते थे, रेसलर जाट कम्युनिटी से, उनमें बहुत बड़ा रोष है बीजेपी के खिलाफ। ये इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी कि सत्ता से बाहर चली जाएगी। ये अभी देखने लायक होगा कि जब उनके बीजेपी के टॉप लीडर जब हरियाणा में जाएंगे, वो किस तरह से वोट को टर्न करते हैं। शुक्रिया। आपने जो अभी फार्मर्स का इशू उठाया, तो जो फार्मर इश्यूज थे, तो बेसिकली जो फॉर्मूलाज थे जो बनाई थी बीजेपी गवर्नमेंट ने, तो वो विड्रॉ कर लिया है। तो ये आप क्या समझते हैं, क्या किसान उनके साथ आएगा या नहीं आएगा? किसान जो मूवमेंट हुआ था जिसमें 3 बिल बीजेपी लेकर आई थी, उस पर वो बिल रिटर्न कर लिया, वो आपकी बात सही है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी का है। जो किसान एमएसपी गारंटी मांग रहे हैं, वो अभी तक सरकारी तरफ से उन्हें सुनिश्चित नहीं किया गया कि आपको एमएसपी का गारंटी मिलेगी नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा इशू उनका एमएसपी पर है। इसलिए आज भी सिंधु बॉर्डर पर लोग बैठे हुए हैं और वो यही मांग कर रहे हैं कि हमें कब न्याय मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अब उन्हें वोट के जरिए अपना न्याय देना है, तो किधर वोट देंगे आप समझ सकते हो कि बीजेपी को देंगे, कांग्रेस को देंगे। ये कहने की बात नहीं है, आप समझदार लोग हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को। लेकिन जिस तरह से आपने बात किया अभी, तो क्या कांग्रेस जो फार्मर्स का गुस्सा है या जो फार्मर का प्रोटेस्ट था, तो उसको अपने तरफ मोड़ पाएगी या नहीं? ये तो 5 तारीख के बाद पता चलेगा कि कांग्रेस ने जो किसान का जो मूवमेंट था वो कितना अपनी तरफ मोड़ा है या नहीं मोड़ा है। लेकिन मैं अपनी समझ से इतना कह सकता हूँ, और मैं जो देख रहा हूँ इस नज़रिए को, कि कांग्रेस ने अपना एक पर्दे के पीछे काफ़ी सपोर्ट करा। जैसे कांग्रेस के हरियाणा के लीडर हैं, चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी को ले लीजिए, कुमारी शैलजा को ले लीजिए, या रणदीप सुरजेवाला जी को ले लीजिए, सारे किसान को सपोर्ट करा। और जो रेसलर हैं, जो विनेश फोगाट हैं, जिन्होंने अभी कांग्रेस को ज्वाइन किया है, वो भी कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले सिंधु बॉर्डर गई थी, वहाँ किसानों से मिली थी। तो इससे समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस तरह से सपोर्ट कर रही है इस किसान मूवमेंट को। अब ये देखने लायक होगा कि 5 तारीख बाद किसान मूवमेंट जो सपोर्ट करा है कांग्रेस में, कितना उन्हें सफल बनाता है या असफल बनाता है। जिस तरह से पिछली जो सरकार थी हरियाणा की, उस हरियाणा सरकार में और भी एलआई थी, और भी पार्टीज थी, तो उनके पार्टी के विघटन के बाद, उनके पार्टी के एलआई तोड़ने के बाद क्या भाजपा को नुकसान होगा या फायदा? हम 2019 के विधानसभा की बात करें तो 2019 में 90 सीट हैं हरियाणा विधानसभा में, जिसमें बीजेपी 40 सीट लेके आई थी और 31 सीट कांग्रेस लेके आई थी। और नई पार्टी इमर्ज हुई थी दुष्यंत चौटाला की, जेजेपी, और वो 10 सीट लेके आई थी। दुष्यंत चौटाला एक जाट नेता के तौर पर जाने जाते हैं हरियाणा में। तो बहुमत जो होता है वो 45 पर है। तो इसका गठबंधन हुआ था, जेजेपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार चलाई।
और जब किसान मूवमेंट हुआ तो उस पर दुष्यंत चौटाला ने एक भी टिप्पणी नहीं की। इसलिए नहीं की क्योंकि वो बीजेपी के साथ थे। उसका खमियाजाना अभी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। लोग जिस विधानसभा से वो खुद लड़ रहे हैं, उस विधानसभा का नाम पूछना कला है, वो जाट बहुल सीट है, तब भी वहाँ जाट कह रहे हैं कि यहाँ पर हम दुष्यंत चौटाला के फैन हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी तीसरे नंबर पे आएंगे। पहले नंबर की लड़ाई, दूसरे नंबर की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है। दुष्यंत चौटाला पहली और दूसरी लड़ाई में नहीं है, ये वहाँ के लोगों का कहना है। तो ये सारा जो फैक्टर इसके पीछे सारी वो राजनीति है, वो सब किसान आंदोलन की राजनीति है। लेकिन आप देखेंगे कि इससे पहले अभी जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें इंडिया गठबंधन बनी जिसमें कई और पार्टीज थी। तो क्या कांग्रेस को हरियाणा में कोएलिशन में इलेक्शन लड़ना था? क्या उसका कोई फायदा मिलता या ना कोएलिशन में लड़ने से फायदा मिला? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। 2024 में इंडिया गठबंधन अलायंस था। हरियाणा में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 10 लोकसभा सीट में से 5 सीट कांग्रेस की आई और 5 बीजेपी की आई। और 5 सीट में से जो भी फैक्टर देखा गया वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का देखा गया। कांग्रेस में अगर ऐसा माना जाता है कि हरियाणा के अंदर अगर सबसे बड़े कांग्रेस के कोई नेता हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। अभी जो टिकट वितरण हुआ है उसमें भी हम देखेंगे 90 सीट में से 72 सीट हुड्डा जी के कहने पर दी गई हैं, बाकी सीट में अन्य नेताओं को दी गई हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं हुड्डा जी की कितनी पकड़ है हरियाणा कांग्रेस में, और जो शीर्ष नेतृत्व है, जो केंद्रीय कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, उसमें कितनी पकड़ है। लेकिन आप जिस तरह से बात किए कि भाजपा का नुकसान हो सकता है, लेकिन मुझे जहां तक समझ है कि ग्रास रूट पर यानी कि डोर टू डोर कैंपेन पर या पब्लिक डोमेन में जिस तरह से भाजपा का असर होता है, उस तरह से ये कह पाना कि कांग्रेस गेन पर है या नुकसान पर है, ये कैसे कह सकते हैं? अगर हम जातीय फैक्टर देखें, हरियाणा में जातीय फैक्टर भी बहुत, इसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि 25% जाट वोट है, 21% दलित वोट है। पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा दलित वोट हरियाणा में है। बाकी 33% में सारे लोग हैं, ओबीसी है, जो माइनॉरिटी लोग हैं। 25% जो जाट वोट है, वो जाट जो कम्युनिटी सबसे ज़्यादा हरियाणा से वो किसान मूवमेंट में थी, और इसलिए दुष्यंत चौटाला को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि बीजेपी ने अपना एक सीएम बदला, एक पंजाबी सीएम उन्होंने लाए। उनकी राजनीति, बीजेपी की राजनीति ये थी कि हम नॉन जाट को यहाँ मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो उन्होंने नॉन जाट मुख्यमंत्री 9 साल पंजाबी बनाया, 1 साल सैनी साहब हैं, और आने वाले समय में भी यही कहा जा रहा है कि हम नॉन जाट को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारा जाट अपनी कम्युनिटी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। और दूसरा, वो किसान मूवमेंट से बीजेपी से थोड़ा खफा लग रहा है। इसका हमने नतीजा देखा 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। अब ये देखने लायक होगा कि जब बीजेपी की टॉप लीडरशिप जब इलेक्शन में जाएगी तो किस तरह से वो एंटी इनकम्बेंसी जो जाट कम्युनिटी के अंदर है, अदर कम्युनिटी के अंदर है, पूरे हरियाणा में जो भी है, वो उसको किस तरह से कम कर सकती है। सही करें। लेकिन अब हम चलते हैं अलग पहलू पर, बात करेंगे आपसे कि आम आदमी पार्टी का क्या रोल है हरियाणा इलेक्शन में? क्या इसके कोई पोजीशन वहाँ बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं या नहीं? तो सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी पंजाब में है, दिल्ली में है, और पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर पे ही हरियाणा बसा हुआ है। तो आम आदमी पार्टी अच्छा वहाँ अपना चुनाव लड़ रही है और सारी सीटों पर उसने कैंडिडेट उतार दिए हैं। और कल ही जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी बाहर भी आ चुके हैं जेल से। पहले ये क्यास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन होगा। उसकी शुरुआत कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी जी ने एक कांग्रेस की सीईसी की जो हरियाणा कांग्रेस लीडर की यूनिट में कहा था कि गठबंधन पर विचार कीजिए। और आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा जी, कांग्रेस की तरफ से वेणुगोपाल जी ने कई मीटिंगें की, लेकिन सीट के बंटवारे पर सहमति ना बनी। उस वजह से गठबंधन ना बन पाया और दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि केजरीवाल जी जब सभा करेंगे तो कितना वोट वहाँ से प्राप्त करेंगे। और केजरीवाल जी खुद हरियाणा से हैं, वो हरियाणा के अपने आप को बेटा मानते हैं।
अब उनको हरियाणा कितना अपने आप को बेटा मानती है तो 5 अक्टूबर को ही पता चलेगा। सही कह रहे हैं आप। फिर हम आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन में कि जिस तरह से मायावती जी इससे पहले हरियाणा और इलेक्शंस में कंटेस्ट कर चुकी हैं, तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद की एंट्री कुछ अलग दर्शाती है? लोग हम 2024 के नतीजे देखें उत्तर प्रदेश में तो बीएसपी को एक भी सीट नहीं आई लोकसभा में, और चंद्रशेखर आज़ाद भी खुद लड़े थे नगीना से, वो एक सीट लाने में कामयाब हुए। तो इस नज़रिए से हम कह सकते हैं कि जो बहुजन समाज का जो यंग वोटर है वो चंद्रशेखर की तरफ ज़्यादा आशा की तरह देखता है उनको मायावती की तुलना में। तो यही कारण है कि 21% दलित वोट है हरियाणा में, और वहाँ की जो जाट वोट और दलित वोट को समीकरण को सही तरह से बनाना, मतलब सही तरह से उसको लाया जाए, इसी के पीछे दुष्यंत चौटाला जी ने और चंद्रशेखर जी ने अपना गठबंधन किया है। अब ये देखने लायक होगा कि ये जेजेपी का गठबंधन और चंद्रशेखर जी की पार्टी जो आज़ाद समाजवादी पार्टी है उसका गठबंधन, और बहुजन समाजवादी पार्टी और INLD जो अजय सिंह चौटाला जी की पार्टी है, इन दोनों गठबंधन जो हुए हैं इनमें कौन दलित और जाट कम्युनिटी का वोट अपनी तरफ खींच पाता है। सही कह रहे हैं आप। लेकिन हरियाणा की जिस तरह से आपने भी बात की कि 21% दलित वोट है, तो क्या दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आज़ाद के सामने साथ में आने से कोई ये लोग सरकार पर अपना खेल कर सकते हैं? नहीं, तो ये कहना बिल्कुल अभी इस स्थिति में नहीं है कि किसको बहुमत मिलेगा या किसको बहुमत नहीं मिलेगा या त्रिकोणीय सरकार बनेगी, ये तो 5 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन इतना कह सकते हैं कि देखो राजनीति में कुछ भी संभव होता है, बहुमत भी आ जाए, बहुमत ना आए, त्रिकोणीय सरकार बने, लेकिन ये जो गठबंधन हुआ है जेजेपी में और ASP में और INLD और BSP में, इनका यही अपना अनुमान है कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, हम ही किंग मेकर होंगे। तो ये देखने लायक होगा 5 अक्टूबर को जब वोटिंग होगी, किस तरह वोटिंग होती है। जब इसका रिजल्ट आएगा तो उस दिन पता चल जाएगा कि कौन किंग मेकर है और कौन किंग है। सही कह रहा है आपने। फिर हम चलते हैं एक अलग ही स्टेज पर पहुंच रहे हैं इस पूरे होल पॉडकास्ट में। हम चलते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ वहाँ रहती है हरियाणा में, वो उन लोगों का रुझान क्या रहता है, वो अक्सर किसके तरफ जाते हैं? तो हरियाणा की राजनीति में जहाँ तक मेरी समझ है अब तक, तो मैंने यही देखा, यही पढ़ा है और यही सुना है कि जो मेवात का एरिया है वो एक मुस्लिम लैंड कहा जाता है, और वहाँ हमेशा से 1-2 परिवार का ही राजनीतिक वर्चस्व रहा है, वो मुस्लिम फैमिली का ही, और कांग्रेस के ही मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ जीतते आए हैं, और एक दो परिवार का ही वर्चस्व रहा है। तो अभी भी यही देखना है वहाँ, जब लोगों से पूछा गया मेवात लोगों से कि आप किस तरफ जाएंगे, बीजेपी की तरफ जाएंगे, कांग्रेस की तरफ जाएंगे या थर्ड पार्टियों की तरफ जाएंगे, तो उनका यही था हम तो कांग्रेस को चाहते हैं और हुड्डा जी को ही चाहते हैं। उनका हुड्डा जी की तरफ ज़्यादा रुझान था और कांग्रेस की तरफ रुझान था। जिस तरह से आपने देखा कि हमने अपने पॉडकास्ट में जिस मेहमान को आज इनवाइट किए हैं, उन्होंने अपनी पूरी तरह से बेहतरीन अंदाज में अपनी बात रखी है। हम अगली पॉडकास्ट में मिलेंगे। हरियाणा तो हो चुका है, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन पर मैं आप सब तमाम अपने दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप न्यूज़ अड्डा 47 को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही अलग अलग और बेहतरीन मेहमान को आपके सामने पेश करते रहे, ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।